हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बीइंग अ टीचर। कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे NEP 2020। ठीक है, आपको पता है कि हमारी नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई थी, तो आज उसी के बारे में कुछ बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी मेन चीज़ें हैं जो हमें इस एजुकेशन में पढ़ने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारी NEP 2020 आई है वो किसकी चेयरमैनशिप में बनी थी। ये थी हमारी के कस्तूरीरंगन की चेयरमैनशिप में। इस कमेटी की जो अध्यक्षता थी वो हमारी के कस्तूरीरंगन जी ने की थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 2019 में गवर्नमेंट को सौंप दी थी और 2020 में इसी रिपोर्ट के आधार पर नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया था। अब दूसरी चीज आती है कि इस शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू करने वाला कौन सा स्टेट है, तो वो हमारा है कर्नाटका। फिर दूसरी चीज आती है कि दूसरे नंबर पर इस शिक्षा नीति को किसने लागू किया, वो मध्य प्रदेश ने किया। और अभी भी कुछ स्टेट ऐसी हैं जो इस चीज पर काम कर रही है कि नई शिक्षा नीति को अपने स्टेट में लागू करवाया जा सके। तो हो सकता है कि अगले कुछ टाइम में आपको देखने को मिले कि दूसरी स्टेट्स भी नई शिक्षा नीति को लागू कर दें। तो अब अगली चीज आती है कि इस नई शिक्षा नीति में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं जो इसको दूसरी शिक्षा नीति से अलग करती हैं। तो वो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे विजन की कि इस शिक्षा नीति का विजन क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, टू इस्टेब्लिश एन एजुकेशन सिस्टम दैट कंट्रीब्यूट्स एन इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल। देखिए, इस पॉइंट में क्या बात कही गई है कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना जिससे सोसाइटी में इक्विटी हो, दूसरा क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके और तीसरा एक होलिस्टिक नॉलेज बच्चों को प्रोवाइड की जा सके। यानी कि इक्विटेबल नॉलेज, इसका मतलब सबसे पहले आपको देखना है कि इक्वल और इक्विटी दोनों में फर्क क्या होता है। इक्विटी में होता है कि जिसको जिस रिसोर्स की जरूरत है उसको वही रिसोर्स दिया जाए, ना कि बराबर भागों में सभी रिसोर्सेज को बांट दिया जाए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इक्विटेबल का मतलब क्या होगा, जिसे जिस चीज की जरूरत है उसको वही चीज दी जाए। अब देखिए, अगला पॉइंट कहता है टू डेवलप अ डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड नेशन वैल्यूज। अब देखिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज़रूरत है कुछ डेवलपमेंट लाने की, और वो क्या है कि बच्चों के अंदर एक ऐसी समझ उत्पन्न की जाए जिससे उनको फंडामेंटल राइट्स, उनकी ड्यूटीज़ और नेशनल वैल्यूज़ के बारे में ज्ञान हो सके, उसके बारे में पता लग सके। तो ये चीज़ें भी होनी काफ़ी ज़रूरी हैं कि बच्चों को अपनी नेशनल वैल्यूज़ का, फंडामेंटल राइट्स और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनका आभास करवाया जाए और उनके बारे में समझाया जा सके। अगला पॉइंट है टू इनकलकेट 21st सेंचुरी स्किल्स इन स्टूडेंट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको फोकस रखना है कि जो नई शिक्षा नीति है वो कहती है कि बच्चों के अंदर 21वीं सदी के जो कौशल है वो बच्चों में उत्पन्न करने हैं। अब आपको ये देखना है कि जो 21st सेंचुरी की जो स्किल्स हैं वो कौन सी हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। तो जो हमारी 21st सेंचुरी की स्किल्स होती हैं उनमें हमारा आता है क्रिटिकल थिंकिंग। आज के टाइम में बच्चों में ये सारी चीज़ें डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़ आती है लीडरशिप। नेक्स्ट है सोशल स्किल्स, कोलैबोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और भी जो कुछ इस तरीके की स्किल्स होती हैं ये बच्चों के अंदर डेवलप करनी आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। तो इन्हें हम कहते हैं 21st सेंचुरी की स्किल्स। अब अगली चीज़ आती है की पॉइंट्स। ये हमने बात की थी विजन्स की कि जो हमारी 2020 की शिक्षा नीति है वो किस विजन पर आधारित है। अब हम बात करेंगे कि जो इसके की पॉइंट्स हैं, जो इसकी मुख्य बातें हैं वो क्या हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें आती है इक्विटी एंड इंक्लूजन। इक्विटी मैंने अभी आपको बताया था कि जिस व्यक्ति को या जिस बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस रिसोर्स की ज़रूरत है, उसको वही रिसोर्स देना क्या है, इक्विटी है। और इंक्लूजन क्या है, समावेशी। यानी दोनों ही चीज़ें होनी ज़रूरी है, इक्विटी भी और इंक्लूजन भी। अगली चीज़ आती है रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। यहाँ पे बच्चों के अंदर अपनी डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करना सिखाना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कि जो एक क्लास है हमारी, उसमें हर डाइवर्सिटी से बच्चे बिलोंग करते हैं। कोई किसी कास्ट से होता है, कोई किसी रिलीजन से होता है, तो उसके अंदर कोई भी भेदभाव ना हो, सभी डाइवर्सिटी को एक समान रिस्पेक्ट दी जाए और जो बच्चे हैं वो भी इस चीज़ को सीखें।
अब देखिए जो थर्ड पॉइंट है वो क्या कहता है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन, यानी एजुकेशन के अंदर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना। आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है या जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो हैं। अब आप इसमें एग्जांपल के तौर पर क्या लेकर चलेंगे कि एक क्लास में एक टीचर बच्चों को फार्मर का चैप्टर पढ़ा रहा है, तो टीचर उस चीज़ को इतने अच्छे से नहीं समझा पाएगा जितना एक फार्मर क्लास में आके उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है। तो अगर क्लास में एक फार्मर आके बच्चों को खाद बीज के बारे में समझाता है, खेतों के बारे में, फसलों के बारे में समझाता है, तो वो क्या है, यानी हम ह्यूमन रिसोर्स का एजुकेशन में यूज कर रहे हैं। अगर वही किसान अपने कुछ चीजें, अपने टूल्स या फिर अपने जो टीएलएम है वो बच्चों को प्रोवाइड करवाता है, या अपनी लैंड दे सकता है उनको फसल का उत्पादन करने के लिए, या खाद बीज उनको दिखा सकता है, तो ये चीजें क्या हो रही है, यहाँ पे हम उसके मटेरियलिस्टिक चीजों का यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपनी कम्युनिटी का पार्टिसिपेट अपने एजुकेशन में कर सकते हैं, जिससे बच्चों को अच्छी नॉलेज डिलीवर होगी और वो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यूज ऑफ आईसीटी। आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे मैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये प्लेटफॉर्म भी क्या है, एक आईसीटी का ही एग्जाम्पल है। कोविड के टाइम पे स्कूल बंद हो गए थे, बच्चों को गूगल मीट पे क्लासेस देनी शुरू हो गई थी, जूम पे क्लासेस देनी स्टार्ट हो रही थी, और भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से बच्चों की एजुकेशन चल रही है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक आईसीटी का ही एग्जाम्पल है। तो आज के टाइम में बच्चों को आईसीटी से अवगत कराना बहुत जरूरी है। इन चीजों को बच्चों तक डिलीवर करना काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो नई शिक्षा नीति में इस चीज पर काफी जोर डाला गया है। अब अगला पॉइंट है एम्फासिस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। बच्चों के अंदर जो रोट मेमोराइजेशन है, जो रट्टे वाली चीजें हैं, उनको खत्म करके कंसेप्चुअल नॉलेज देना भी जरूरी है। और हमारी नई शिक्षा नीति में इस चीज पर काफी फोकस किया गया है कि जो हमारा आज तक रोट मेमोराइजेशन की चीजें चलती आ रही थी, उनको समाप्त करके बच्चों के अंदर कंसेप्चुअल नॉलेज को प्रोत्साहित किया जाए। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है, टू प्रमोट थिंकिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि विकास किया जाए, लेकिन इस तरीके से किया जाए ताकि हमारे रिसोर्सेज को, हमारे इन्वायरमेंट को कोई हानि ना पहुंची जाए। ठीक है, चीज़ें करनी है, इन्वेंशंस करनी है, सीखना है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि हमारे इन्वायरमेंट में उस चीज़ को लेकर कोई नुकसान ना हो। तो नई शिक्षा नीति पे फोकस किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। अब अगली चीज़ आती है टू डेवलप क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। बच्चों के अंदर क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करना भी ज़रूरी है, तो इस बात पर भी जोर डाला गया है। अगली चीज़ है डायनेमिक एजुकेशन सिस्टम। अब देखिए जो डायनेमिक एजुकेशन सिस्टम है, ये क्या होता है हमारा कि समय समय पर जब हमारे इन्वायरमेंट में बदलाव होते हैं, तो एक समय की नीड होती है कि एजुकेशन के सिस्टम में भी चेंज करना। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसमें ये प्रावधान किया गया है, इस बात पर जोर डाला गया है कि टाइम टू टाइम कुछ कमेटियां बनाई जाएं, जिनमें जो जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है वो चेंज टाइम टू टाइम लाए जा सके। अगली चीज़ है टू मेक द क्लासरूम इन्वायरमेंट मोर लाइवली, इंटरेक्टिव एंड एक्सपीरियंशियल बेस्ड। अब यहाँ पे बात की गई है कि क्लासरूम बोरिंग ना होकर कैसा हो, लाइवली हो, इंटरेक्टिव हो और एक्सपीरियंशियल बेस्ड हो, यानी बिल्कुल जीवित क्लासरूम हो जिसमें बच्चे टीचर के साथ इंटरेक्शन करें, अपने सवाल पूछें, जवाब दें, साथ में वो एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को सीखें ताकि उनकी एक कोर नॉलेज वहाँ पर डेवलप हो सके। तो ये थी हमारी कुछ नई शिक्षा नीति के बारे में चीज़ें। अब हम देखते हैं कि जो मेजर रिफॉर्म्स हैं हमारी नई शिक्षा नीति में वो कौन से हैं, तो चलिए देखिए। अब देखिए जो हमारे मेजर रिफॉर्म्स हैं, यानी जो सुधार हमें करने हैं मुख्य तौर पर, वो कौन से हैं वो देखिए। सबसे पहली बात है स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर नई शिक्षा नीति में जो हमारी एजुकेशन स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर क्या होगा, 5+3+3+4। अब इसमें देखिए कि जो पहले 5 साल होंगे उसमें जो 3 साल होंगे वो हमारे होंगे बाल वाटिका, आंगनवाड़ी या फिर जो प्री स्कूल के हैं उनके लिए होंगे, और जो अगले 2 साल हैं वो होंगे हमारे फर्स्ट और सेकंड क्लास के लिए। फिर बात आती है जो अगले 3 साल हैं वो हमारे किसके लिए होंगे, 3rd to 5th क्लास के लिए, और फिर उससे अगले जो 3 साल हैं ये हमारे होंगे 6th to 8th क्लास, और अगले 4 साल ये हमारे होंगे 9th to 12th। अब ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि किस तरीके से इनका डिवीज़न किया गया है।
अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है नो रिजिड सेपरेशन अमंग डिफरेंट स्ट्रीम्स। अब देखिए आज तक क्या होता था कि 11th क्लास में जैसे ही बच्चा पहुंचता था उसके पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते थे कि उसको आर्ट्स पढ़ना है, साइंस पढ़नी है, कॉमर्स पढ़ना है। उसमें उसके पास फिक्स होता था कि आर्ट्स में तुम ये सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, या कॉमर्स है उसमें तुम ये कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। लेकिन जो अब तक ये बाउंडेशन थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब बच्चा अगर साइंस भी पढ़ रहा है तो उसके साथ वो पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है, हिंदी भी पढ़ सकता है, या जिस तरीके का वो अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना चाहता है वो यहाँ पर बना सकता है। तो अब यहाँ पे कोई भी रिजिड सेपरेशन नहीं रह गया है। अगली चीज़ आती है एम्फासिस ऑन डिजिटल लिटरेसी। अब देखिए यहाँ पर डिजिटल लिटरेसी पर फोकस किया गया है कि बच्चों को कोडिंग वगैरह सिखाई जाए, किस तरीके से वो डिजिटल एक्सेस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। अगली चीज़ आती है इनोवेटिव पैडागोजी। देखिए अब तक जिस पैडागोजी के थ्रू हम बच्चों को पढ़ाते थे वो आउट ऑफ डेटेड हो चुकी है। टाइम बदल रहा है, बच्चों की नीड्स बदल रही हैं, तो उसके हिसाब से हमें अपने पढ़ाने का जो पैटर्न है वो भी चेंज करना पड़ेगा ताकि बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट लें और जो चीज़ें उनकी काम की हैं वो उनको सीख सकें। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपने पैडागोजी स्टाइल को चेंज करना ताकि बच्चों की जो एजुकेशन है वो उनके लिए काम आ सके। अगली चीज़ आती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। अब यहाँ पर कौन सी एजुकेशन बच्चों को दी जानी चाहिए? जो एजुकेशन बच्चों में दक्षता ला सके, एक ऐसी एजुकेशन जिससे बच्चा अपने अंदर कोई ना कोई स्किल को डेवलप कर सके। यानी जब बच्चा स्कूल से निकले तो ऑलरेडी उस बच्चे के अंदर कुछ स्किल ऐसी डेवलप हो चुकी हो कि जिसमें बच्चा अपने आप को निपुण समझे। अगली चीज़ आती है रिडक्शन इन करिकुलम टू कोर कंसेप्ट्स। अब यहाँ पे बात आती है, बहुत अच्छी चीज़ है ये कि जो करिकुलम है उसको कम से कम किया जाए और कौन से कंसेप्ट्स पे फोकस किया जाए, जो कोर कंसेप्ट्स होते हैं, यानी जो मेन चीज़ें होती हैं जो बच्चे के लिए ज़रूरी हैं, जो उसके डेली यूज़ में काम आ सके, या जिस नॉलेज का, जिस कंसेप्ट से उसके जीवन में फ़ायदा मिले, वो चीज़ें यहाँ पर बच्चे को करवानी है। अगली चीज़ आती है वोकेशनल इंटीग्रेशन। अब देखिए जो वोकेशनल इंटीग्रेशन है उसमें बच्चे को छठी क्लास से ही, कौन सी क्लास से? छठी क्लास से ही बच्चे को वोकेशनल स्टडीज़ देनी शुरू करनी है और ये मैंडेटरी है। जैसे ही बच्चा 6th क्लास में आएगा वैसे ही उसकी वोकेशनल जो स्टडीज़ है वो भी शुरू हो जानी चाहिए। अब देखिए जो 8th पॉइंट है वो कहता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग। अब यहाँ पे कोशिश करनी है कि 5वीं क्लास तक तो काफ़ी ज़रूरी है कि बच्चे को उसकी मदर टंग में ही नॉलेज दी जाए, उसी में उसका एजुकेशन हो, और उसके बाद भी ये चीज़ ट्राई करनी है कि 6th क्लास के बाद भी जहाँ तक पॉसिबल है बच्चे को मदर टंग में ही एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। अगला पॉइंट आता है डिजिटल लाइब्रेरीज एंड ई कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ पर बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरीज खोली जाएं, ठीक है, साथ में जो कंटेंट है बच्चों का वो ऑनलाइन उनकी रीजनल लैंग्वेज में भी प्रोवाइड करवाया जाए। अब जैसे हम सर्च करते हैं कुछ जो मेन लैंग्वेजेस होती हैं उनमें कंटेंट होता है, लेकिन आगे कोशिश करनी है कि जो कंटेंट है वो उनकी रीजनल लैंग्वेज में भी प्रोवाइड हो। नेक्स्ट देखना है लेस वैल्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम। जैसे हमारे 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम होते हैं तो कोशिश होनी चाहिए कि जो बोर्ड का एग्जाम है उनका भार बच्चों के सिर से कम कर देना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो अपनी एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस कर सकें और स्ट्रेस फ्री रह सके। अगली चीज़ आती है यूनिवर्सल एक्सेस टू ECCE। अब यहाँ पे कोशिश करनी है कि पहले जो हमारा फोकस होता था वो होता था 6 साल से लेकर 14 साल तक की एजुकेशन पर। पहले जो अर्ली एजुकेशन थी उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था, लेकिन नई शिक्षा नीति के अनुसार जो हमारी अर्ली एजुकेशन होती है 3 साल से लेकर 6 साल तक की, उस पर यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है, यानी ECCE। इसे हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ठीक है। और साथ ही साथ जो रिमोट एरियाज़ हमारे होते हैं उन पे भी फोकस करना है, या कोई ऐसा रीज़न जहाँ तक हम एजुकेशन अब तक नहीं पहुँचा पाए हैं प्रॉपर तरीके से, उस पर भी फोकस करना है। हमें नए नए आइडियाज़ डेवलप करने हैं कि किस तरीके से हम उस एरिया तक या उन बच्चों तक अपनी एजुकेशन को पहुँचा सकते हैं जो अब तक एजुकेशन से वंचित रहे हैं। उसके लिए हम मोबाइल स्कूल्स या फिर अल्टरनेटिव सेंटर बना सकते हैं ताकि रिमोट एरियाज़ तक भी बच्चों को एजुकेशन पहुँचाई जा सके। अगली चीज़ आती है KGB VS अप टू 12th क्लास। जो हमारे कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय होते थे अब वो कौन सी क्लास तक होंगे? 12वीं क्लास तक। नेक्स्ट है डिजिटल इक्विप्ड स्कूल्स, यानी स्कूल को डिजिटल इक्विप्ड किया जाए, स्कूल्स में कंप्यूटर की लैब हो, बच्चों को कंप्यूटर चलाया जाना सिखाया जाए और जो बाकी अदर डिजिटल चीज़ें हैं उनसे अवगत करवाया जाना चाहिए।
नेक्स्ट है 14th स्पेशल एजुकेशन जोन फॉर डिसएडवांटेज रीजन्स। अब इसमें देखिए कि वो रीजन्स जहाँ पर अच्छे प्रॉपर तरीके से शिक्षा नहीं पहुँच पाई है, ऐसे एरियाज़ के लिए स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाए, उन्हें एक अलग अलग जोन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए ताकि उनके लिए नए नए तरीके अपनाए जाए, नई उनके लिए नीतियाँ बनाई जाए कि किस तरीके से वहाँ तक एजुकेशन पहुँचाई जा सकती है। तो यहाँ पे जो ये कंसेप्ट है स्पेशल एजुकेशन जोन का, ये भी आज के टाइम को देखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है सेटअप ऑफ नेशनल असेसमेंट सेंटर। अब यहाँ पर एक नेशनल असेसमेंट सेंटर का सेटअप किया जाना चाहिए जिसे नाम दिया गया है परख। ठीक है, परख की फुल फॉर्म क्या है वो देखिए, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस of knowledge for holistic development। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है, इसका आपको ध्यान रखना है कि परख का सेटअप किया जाए जिससे कि जो कि हमारा क्या होगा, एक नेशनल असेसमेंट सेंटर होगा। इसमें ना आपको एक और चीज़ याद रखनी है परख में कि जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो क्या रहेगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स की असेसमेंट की जाएगी कि जो बच्चों ने अब तक अपनी एजुकेशन ली है या जो वो पढ़ रहे हैं उसकी क्या क्या कमियां हैं उनको निकाला जाएगा, किस तरीके से उसको सुधारा जा सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ परख में देखी जाएंगी। अब जो अगला पॉइंट है हमारा वो क्या कहता है, सेटअप ऑफ NPST। जो ये NPST है ये हमारा टीचर्स के लिए है और जो परख था वो हमारा स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो NPST है वो क्या है, उसकी फुल फॉर्म देखिए, नेशनल प्रोफेशन स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। अब देखिए यहाँ पर तो स्टूडेंट्स की बात हो रही थी परख में, लेकिन NPST में टीचर्स की बात की जाएगी कि कौन से स्टैंडर्ड्स टीचर्स के लिए रखे जाएं, क्या उनका जो रिक्रूटमेंट है वो किस तरीके से होगा, या जो टीचर इन सर्विस हैं किस तरीके से उनके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाए, वो सारी चीज़ें हमें कहाँ देखनी है, NPST में देखनी है। तो ये कुछ हमारी जो मुख्य चीज़ें थी हमारी NP 2020 में वो थी। इस वीडियो में हमने पूरा जो हमारी शिक्षा नीति है 2020 की उसको कंप्लीट कर लिया है। आगे जो हम वीडियो करेंगे उसमें हम करेंगे NCF 2005। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।